वेलकम स्टूडेंट्स द डिवाइन वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन चैनल। सो आज अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की सोशल एनसीईआरटी सोशल साइंस एनसीईआरटी की सीरीज। ओके, सो हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ओके, सो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, व्हाट इज रिसोर्सेज? आप रिसोर्सेज को कैसे डिफाइन करेंगे? सो रिसोर्सेज आर दैट मटेरियल और एसेट। ठीक है, पहले हम रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं। रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज? ठीक, रिसोर्सेज आर दैट मटेरियल और एसेट which have some utility that are used to satisfy our needs and desires। मतलब ऐसा मटेरियल और ऐसा एसेट्स जो कि हमारी नीड्स और डिजायर को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उस चीज को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। क्लियर? ठीक, रिसोर्सेज हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया वाटर, प्लास्टिक, आयरन, बहुत सारे जो हमारी नीड्स और डिजायर्स को सेटिस्फाई करें। नीड्स मीन्स हमारी ज़रूरतें और डिजायर्स मीन्स हमारी इच्छाओं को सेटिस्फाइड करें। अब रियल बात तो ये है कि ऐसा कोई मटेरियल या थिंग बना ही नहीं है जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, बट एज अ जनरल एवरेज लेकर चलते हैं कि हाँ, रिसोर्सेज आर दैट मटेरियल और एसेट्स विच आर सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर्स। ओके, सो रिसोर्सेज को हम टू टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। कौन? तो हमारे रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं। वन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड आर्टिफिशियल और मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, इसको मैन मेड रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें बाय नेचर मिलते हैं, मतलब जो हमारा नेचर हमको प्रोवाइड करता है, लाइक वाटर, एयर, सनलाइट। ये सब ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमन ने प्रोवाइड किया है, ये हमें बाय नेचर गॉड गिफ्ट मिले हैं। ठीक है, तो ये ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई करें, लेकिन वो कहाँ से मिले हों? वो नेचर से, बाय नेचर मिले हों, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, अब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो मैन खुद डेवलप करता है। ठीक है, इसको मैन मेड रिसोर्सेज भी कहते हैं। अब मैन डेवलप कौन कौन से रिसोर्सेज कर सकता है? ठीक, तो वो हम बताते हैं। अब मैन डेवलप कैसे करेगा? मतलब वो यूज करता है नेचर के रॉ मटेरियल को बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट। ठीक, फ्रॉम द, मतलब वो लेता भी नेचर से है, बट वो ट्रांसफॉर्म करता है। कौन कौन से प्रोसेस? फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से ट्रांसफॉर्म करके जो भी वो रिसोर्स बनाता है, वो हमारा कौन सा रिसोर्स होता है? वो हमारा मैन मेड और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपकी एनसीईआरटी में टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया है। ओके, सो पहले फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ कौन सा होता है? ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज एनसीईआरटी में बस एक लाइन लिखी हुई है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, हटा दिया इस मटेरियल को, दैट्स वाई थोड़ा सा आप समझ लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन होता है on the basis of बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, या रिसोर्सेज। तो बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है? व्हाट इज बायोटिक एंड एबायोटिक? देखिए, बायोटिक फैक्टर्स या रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो कि लिविंग बींग्स, एज अ लिविंग बींग शो हो। ठीक है, वो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। अबायोटिक होता है जो नॉन लिविंग बींग हो। इसमें भी बायोटिक में एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? ये बायोटिक रिसोर्सेज है। ठीक है, और अबायोटिक हमारा हो गया जैसे एयर, सनलाइट, ये सब कैसे रिसोर्सेज है? ये अबायोटिक। ठीक है, ये सब रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं इनको, फैक्टर या कुछ और क्यों नहीं? मैंने बताया, बस जहां पर भी आपको पूछा जाए व्हाट इज रिसोर्सेज, तो हमेशा माइंड में याद आप रखिए कि विद सेटिस्फाई, ऐसा कोई मटेरियल या एसेट्स जो सेटिस्फाई करे ह्यूमन नीड्स और उसकी डिजायर को, तभी हम उसको रिसोर्स कहेंगे, वरना रिसोर्स नहीं कहेंगे। ऐसी कोई चीज या मटेरियल जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, जैसे हम सलाइन वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सलाइन वाटर अगर हमने लिया, ठीक,
वो हम ड्रिंक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो हमारा रिसोर्स काम नहीं करेगा इस जगह पे। क्यों नहीं काम करेगा? बिकॉज अगर हम उसको ड्रिंक कर लेते हैं, हमारा किडनी फेलियर हो सकता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारी डिसीजेज हो सकती हैं, ठीक है। तो वो उस कंडीशन में हमारा रिसोर्सेस काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, वो अपने प्रोडक्ट को बनाने में ओशियानिक वाटर लेती हैं, ठीक है। ओशियानिक वाटर आपको पता है सलाइन होता है, ठीक। तो कुछ इंडस्ट्रीज वो वाटर यूज करती हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में। तो उस जगह पे, उस कंडीशन में वो उनके लिए क्या कैसे काम करेगा? एज अ रिसोर्स, ठीक है। तो हर चीज जरूरी नहीं कि सबके लिए जो एक चीज आपके लिए रिसोर्स हो वो दूसरे के लिए भी रिसोर्स हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा हो गया बेसिस ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ठीक। अब एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है कि मतलब उसकी क्वांटिटी क्या है, वो कितना है, ठीक है। जैसे इसके टाइप्स हो गए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन से आते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल, अब ये कौन से टाइप के होते हैं? देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अपने आप को रिप्लेनिश कर लेते हैं, ठीक है। मींस अपने आप को दोबारा चेंज कर लेते हैं। और नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो चेंज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारा रिन्यूएबल में आयरन हो गया, ठीक। आयरन जैसे अभी उसको हम यूज कर रहे हैं, आयरन को जैसे अभी किसी अदर प्रोडक्ट में यूज कर रहे हैं, अगर मेरा मन नहीं हुआ या फिर हम उसको कन्वर्ट करके दूसरे में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। नॉन रिन्यूएबल जैसे हमारी प्लास्टिक, वो हमारी नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है। एक प्लास्टिक का वन यूज ही होता है, दैट्स व्हाई वो हमारा नॉन रिन्यूएबल हो गया। थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप के हिसाब से हमारा 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक। दैट इज इंडिविजुअल, कम्युनिटी लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। अब आप पूछेंगे मैम ये किस टाइप से होते हैं? देखते हैं। देखो, इंडिविजुअल मतलब जो इंडिविजुअल के लेवल पे जो भी चीज एज अ रिसोर्स का वर्क कर रही है वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स वो होता है जो एज अ कम्युनिटी लेवल पे रिसोर्स का वर्क करे, ठीक। नेशनल एंड इंटरनेशनल, अब इसका एग्जांपल आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा इंटरनेशनल रिसोर्सेस, ठीक है। नेशनल मतलब देश के लेवल पे और इंटरनेशनल मतलब बहुत सारे देशों के लेवल पे। जैसे नेशनल लेवल पे जैसे अभी वॉर चल रहा है, ठीक है। वॉर चल रहा है, किसका किसका चल रहा है? अमेरिका, इजराइल एंड इराक, ठीक है, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज का। सो देखिए, किसी भी एक नेशन के लिए उसके जो आर्म वेपन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? एज अ रिसोर्स का वर्क करते हैं कि नहीं? भले ही वो मैन मेड हो, लेकिन रिसोर्स का वर्क करते हैं कि नहीं? ठीक। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी नीड्स एंड डिजायर्स को सेटिस्फाई करते हैं। जब अदर कंट्री अगर मान लो उस पर वॉर करेगी, उस पर अपने वेपन्स वो करेगी, मतलब छोड़ेगी, तो अपने को डिफेंड करने के लिए दूसरी कंट्री भी तो उस पर वॉर करेगी, उस पर अटैक करेगी, तो वो उसके लिए एज अ रिसोर्स वर्क हो गया। अब नेशनल और इंटरनेशनल में ये डिफरेंस है कि नेशनल लेवल पे होता है मतलब किसी पर्टिकुलर एक देश पे के लिए, और इंटरनेशनल मतलब बहुत सारी कंट्रीज के लिए, ठीक है, रिसोर्स का जो वर्क करे, ठीक। ये तीन हमारे क्लासिफिकेशन हो गया। चौथा क्लासिफिकेशन है हमारा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। चौथा क्लासिफिकेशन कौन सा है? बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक। अब डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं? वो होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से? एक
पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलप्ड रिसोर्सेज, डेवलप्ड स्टॉक रिसोर्सेज और रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक है, फर्स्ट है पोटेंशियल, सेकेंड है डेवलप्ड स्टॉक रिसोर्सेज एंड थर्ड है रिजर्व रिसोर्सेज। ठीक, पोटेंशियल मतलब उसकी क्या पोटेंशियल है, रिसोर्स जो है उसकी क्या पोटेंशियल है, उस बेसिस पोटेंशियल रिजर्व रिसोर्सेज। और सेकेंड डेवलप्ड स्टॉक मतलब कितना उसका स्टॉक डेवलप है, उस बेसिस पे जो रिसोर्स होगा उसको डेवलप्ड स्टॉक बोलेंगे। और रिजर्व मतलब उस रिसोर्स का कितना रिजर्व है उसको क्या बोलेंगे, रिजर्व रिसोर्सेज। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन आपकी एनसीईआरटीज में दिया है, बस उसमें एक टेबल बनी है। ठीक, उस टेबल को आपको मेमोराइज कर लेना, और वो जब भी आपका लॉन्ग में आंसर आएगा आप वो अगर टेबल ड्रॉ कर देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड में आपको हमेशा मार्क्स स्नैचिंग की प्रोसेस को रिमेंबर रखना है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है हमारा वो है क्लासिफिकेशन नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज पे। ठीक है, कौन से, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज पे। तो टेबल ड्रॉ करते हैं, ये रिसोर्सेज। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से आते हैं टाइप्स। ठीक है, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अभी मैंने आपको बताया रिन्यूएबल क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारा रिन्यूएबल में टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से, कॉन्टिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। कॉन्टिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल, अब ये आपको कुछ नए रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका फ्लो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहता है, लाइक जैसे हमारी विंड हो गई, ठीक, एयर हो गई, सनलाइट हो गई, इनका जो फ्लो है वो कभी रुकता नहीं है, दैट आर कॉन्टिन्यूअस, तो इनको क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस रिसोर्सेज। ठीक है, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमारे कौन से रिसोर्स होते हैं, जो हमारे क्या है, जो हमारे अर्थ से फाउंड होते हैं, लाइक हमारा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में लाइक जो लीव्स हो गई, प्लांट्स की लीव्स हो गई, ह्यूमन का जो डेड पार्ट हो गया, वो सब कौन सा हो गया, जरूरी नहीं है कि ह्यूमन का डेड पार्ट ही, मतलब ह्यूमन भी हमारा कौन सा में आ गया, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा कौन सा है, बायोलॉजिकल में भी कौन सा है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का एग्जाम्पल हमारा फॉरेस्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट को एज ए रिसोर्सेज हम बहुत सारा यूज करते हैं, लाइक जैसे मेडिसिन बनाने में काम आता है हमारा, बहुत सारे डिफरेंट फर्नीचर्स हो गए, ये सब हमारा बनाने में काम आता है, और ये हमारे लिए क्या है, एज अ रिसोर्स। वाइल्ड लाइफ में हमारे हो गया, जैसे वाइल्ड लाइफ किसी किसी एनिमल से हमारी मेडिसिन बनती हैं, ठीक, तो वो हमारे लिए कैसा होगा, क्या एज अ रिसोर्स का। ठीक, अब ह्यूमन रिसोर्स को क्लासीफाई टू टाइप्स में करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, मतलब जो रिसोर्सेज का स्ट्रक्चर कैसा वर्क करता है एज अ इंस्टीट्यूशन, उसको स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो किसके बेसिस पे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारा हो गया नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। ये हमारे रिन्यूएबल के ये टाइप्स है और नॉन रिन्यूएबल के ये हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल। ये हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, जब भी आपका क्वेश्चन आए लॉन्ग में तो आप फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं वो इसी अट्रैक्शन, मतलब ये हमारा अट्रैक्शन का कॉज होता है। कभी भी मार्क्स को अगर स्नैच करना है तो फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह अगर आप बना देंगे तो एग्जामिनर खुश होकर जितने अगर आपको देना चाह रहा हो उससे ज्यादा ही मार्क्स देगा। ठीक है, तो फ्लो चार्ट ही आपको बना के इसको डिस्क्राइब करना है, बहुत ज्यादा हो तो आप सबके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट सब टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब आप बोलोगे कि मैम डेवलप किसने किया है रिसोर्सेज को, ठीक, तो यही ह्यूमन बीइंग का बेनिफिट है कि जो रिसोर्सेज हैं वो किसी ने डेवलप नहीं किए हैं, ये हमारा क्या है, नेचर का गिफ्ट है। ठीक, नेचर से मिले हमें जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब जब किसी को कोई चीज फ्री में मिल जाती है तो वो क्या उसकी वैल्यू समझता है, कि उसकी कद्र करता है। अगर कोई चीज उसको बहुत सारे अमाउंट में मिली हो या कुछ उसको पे करना पड़ा हो उसके बदले में, तब तो इंसान किसी चीज की वैल्यू करता है। बट हमें जो रिसोर्स हैं बाय नेचर गॉड गिफ्टेड मिले हैं, तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग ने इसकी वैल्यू नहीं की। अब एक्सप्लॉयटेशन करने लगा रिसोर्सेज का। अब जब किसी चीज का एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो क्या होगा, या फिर वो खत्म हो जाएगा या फिर वो हमको जितना बेनिफिट देता है उतनी उसकी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है,
तो अब जैसे रिसोर्सेज का यूज जो ह्यूमन बीइंग ने किया वो इनडिस्क्रिमिनेटली कर लिया। कैसे? देखिए, जैसे कोई लैंड होता है, आपने माइनिंग का कभी वीडियो या कभी कहीं देखा होगा कि जब माइनिंग होती है, ठीक है, तो माइनिंग हुई तो वो लैंड के नीचे माइनिंग होती है, जो हमारे गोल्ड्स, ये जो मिनरल्स होते हैं इनको निकालने के लिए जो होती है माइनिंग, वो लैंड के नीचे होती है। सपोज करिए ये हमारा लैंड है, ठीक, इसके नीचे हम माइनिंग हो गई, तो ये हमारा हॉलो हॉलो लैंड हो गया, नीचे तो उसके खाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनिंग हो चुकी है। अब कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो ऐसा रूल है गवर्नमेंट का कि कहीं भी आप अगर माइनिंग करिए उसके बाद जो उसका हॉलो स्पेस बच जाता है उसको आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है, विदाउट इस पे वो लगता है, हमारा चार्ज लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने मिनरल्स या जो भी बेनिफिशियल उनको कंपोनेंट्स लगते हैं वो निकाल लेते हैं और जो लैंड है उसको हॉलो ऐसा छोड़ देते हैं, ठीक। अब उन्होंने ऐसा छोड़ दिया, ठीक, तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ। क्यों? क्योंकि अपना चीज तो निकाल लिया जितना मन किया। सपोज करो यहाँ इतनी क्वांटिटी में था लेकिन उन्होंने और लालच के मारे बहुत सारा निकाल लिया, बहुत सारा यहाँ हॉलो स्पेस कर दिया, ठीक। कुछ टाइम बाद जो ये लैंड है ऊपर वाला, यहाँ पर हैबिटेशन आया, ठीक, यहाँ पे हैबिटेशन आ गया। जब कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी या ह्यूमन या मैन मेड कैलामिटी आई, ठीक, तो यहाँ पर जो लैंड है जो बिल्कुल अच्छा खासा है और यहाँ जो हॉलो लैंड है, ठीक, इसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन है, ठीक है, उन्होंने अपनी चीज का तो यूज कर लिया, ठीक, मतलब जितना उन्होंने चाहा उतना यूज कर लिया उसका, लेकिन उसको पूरा फुलफिल या वापस रिन्यू रिसाइकल नहीं किया, ठीक है। इसकी वजह से जो हमारा ये लैंड था ये क्या हो गया, हो सकता है लैंडस्लाइड हो जाए या नीचे डाउन हो जाए, ये मतलब पूरा हैबिटेशन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है कि जो ह्यूमन है उसने कितना एक्सप्लॉयटेशन किया है रिसोर्सेज का। क्यों? क्योंकि उसको गॉड गिफ्टेड मिले, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज है वो किसी ने डेवलप नहीं किए, वो हमारा गॉड गिफ्टेड है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इतना सारा जब एक्सप्लॉयटेशन कर लेगा तो कुछ प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी, ठीक। किसी चीज को एक लिमिट में यूज करना चाहिए ताकि हम उसका बेनिफिट उठाते रहें, ठीक है। अब जब कोई चीज फ्री में मिल जाएगी तो एक्सप्लॉयटेशन होगा ही होगा उसका, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जब ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करेगा तो क्या होगा, डेप्लीशन तो होगा ही, मतलब घटाव, कम। जैसे अभी उसको 40% अमाउंट में कोई मिनरल मिल रहा था, ठीक है, लेकिन जब उसका एक्सप्लॉयटेशन करने लगे तो वो कितना बच गया, 20%। तो ये क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो हमारी सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, मींस मिडिल क्लास के भी होते हैं, कुछ रिच क्लास के भी होते हैं, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है कि मान लो जो रिच है, बहुत ज्यादा रिच है, तो उसने ज्यादा रिसोर्स अपने एक्यूमुलेट कर लिए, मतलब अपने पास रख लिए, ठीक है। और जो पुअर है वो ज्यादा रिसोर्स नहीं स्नैच कर पाया नेचर से, जो रिच है उन्होंने ज्यादा कर लिया और वो रिच बन गए। तो ये क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, किसी एक के ही पास बहुत सारे रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो गया, तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है। किसी के पास अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी वो भी उसके लिए बेनिफिट नहीं करती है। तो यहाँ इस जगह से क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज सबको इक्वल इक्वल नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारी, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। और नेक्स्ट हमारा है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, इनडिस्क्रिमिनेटली। अब इनडिस्क्रिमिनेटली एग्जांपल आपको कैसे समझें, जैसे हमारा हो गया ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में क्या आता है, जैसे हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, हमारी जो कार्बन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इतना ये आपको पता होगा, कार्बन और मीथेन हमारे जो एटमॉस्फेयर को बहुत ज्यादा गर्म करती है। लेकिन देखिए
हमारे अर्थ को खुद में रहने के लिए गर्माहट की जरूरत है। दैट्स व्हाई CO2 एंड मीथेन इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में ये प्रोड्यूस हो रही है, और ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये मैन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। और हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ओके। और नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सब किसमें आ जाते हैं? ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है उसमें, ठीक है। तो ये हमारी कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी। अब आपके एनसीईआरटी में एक टर्म लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। देखिए, ऐसे रिसोर्स को यूज करना, मतलब ऐसे रिसोर्सेज को यूज करना ताकि जो उसकी एबिलिटी है यूज होने की, वो हमारी फ्यूचर जनरेशन तक उसको प्रॉब्लम ना हो। देखिए, अब इसकी हम डेफिनेशन आपको बताते हैं। बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बाय यूएन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। क्या है? डेवलपमेंट विच मीन्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब ऐसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट जो हमारी नीड्स को पूरा भी करें प्रेजेंट में, और कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब ऐसे कोई रिसोर्सेज जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन में भी यूज हो लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज की जो एबिलिटी होती है उसको कौन से कहते हैं? सस्टेनेबल रिसोर्सेज, ठीक। ऐसे रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? सस्टेनेबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब सस्टेनेबल रिसोर्सेज के बेसिस पर हमारे सस्टेनेबल गोल्स भी दिए गए हैं यूएन में, ठीक है। तो यूएन ने सितंबर 2015 में कुछ गोल्स अडॉप्ट किए थे। 193 मेंबर कंट्रीज, यूएन की 193 मेंबर कंट्रीज ने कुछ गोल्स अडॉप्ट किए थे, उनको सस्टेनेबल गोल्स कहा गया, ओके। तो वो कितने गोल्स थे? वो हमारे 17 गोल्स थे, ठीक। एक बार आप गो थ्रू हो लीजिएगा, मैं सारे नोट डाउन कर दूंगी, जरूरी नहीं आपको सारे लर्न करें। अगर लर्न हो जाए गुड, बट अगर नहीं लर्न हो तो आप थोड़े बहुत लिखकर उसको समराइज कर देंगे, ठीक है। अब वो 17 गोल्स जो 193 यूएन मेंबर कंट्रीज ने अडॉप्ट किए थे, अडॉप्टेड 17 गोल्स। कब अडॉप्ट किए थे? सितंबर 2015, ओके। और टारगेट कब तक का था? 2030 का, ठीक है। कि मतलब 2030 तक हम ये सारे गोल्स अचीव करने हैं हमको, ठीक है। ऐसा कितनी कंट्रीज ने कहा था? यूएन की 193 कंट्रीज। अब वो कौन कौन से गोल है देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं, ओके। ये भी अगर आप अपने एग्जाम के क्वेश्चंस में अगर आप ये चीज डाल देंगे तो वो आपके आंसर्स को इनहेंस कर देगा, ठीक। कुछ तो डाल सकते हैं, अगर सारे नहीं डाल पाएंगे, लेकिन ये बता देंगे कि हाँ सस्टेनेबल गोल्स हमारे कितने होते हैं? 17 होते हैं, और यूएन ने इसको अडॉप्ट किया था 2015 में, और टारगेट था कि 2030 तक इसको अचीव करना। तो ये सब अगर आप लिख देंगे तो आपके मार्क्स बहुत इनहेंस हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सस्टेनेबल गोल्स कितने होते हैं? 17, ठीक। अब कौन कौन से होते हैं देखते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया नो पॉवर्टी। क्या हो गया? नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी को हटाना है, नो पॉवर्टी, ठीक। सेकेंड हो गया जीरो हंगर, जीरो हंगर। थर्ड हमारा हो गया गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये मेमोराइज करने की आप कोशिश करिएगा, ठीक है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फिर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। तो आप पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन करेंगे, देन ये आपको गोल्स जितने भी याद हो वैसे। और ये भी याद रखिएगा कि 1 नंबर पे अगर ये है तो यही वाला ही गोल रहेगा। ऐसा नहीं कि आप 1 नंबर पे आपने क्वालिटी एजुकेशन लिख दिया और 4th नंबर पे नो पॉवर्टी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो सीरियल जो गोल जहां पर है वो वहीं पर ही लिखना है आपको, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वालिटी,
gender equality. 6, clean water and sanitation. Clean water and sanitation. 7, affordable and clean energy. Affordable and clean energy. 8, decent work and economic growth. Decent work and economic growth. ठीक. 9th है हमारा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा हुआ है. 10th हमारा है क्या, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी. 11th हमारा सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. अभी आपको सबका मीन्स मैं समझा दूंगी, ठीक है. सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज. ट्वेल्थ है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. 13 है क्लाइमेट एक्शन. ठीक, सारे ये गोल्स हैं, इनको अचीव करने का टारगेट क्या है, 2030. ठीक है, क्लाइमेट एक्शन. ये बहुत जल्दी, अगर आप 2 और 3 टाइम्स इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 2 और 3 टाइम्स नहीं, 4 और 5 टाइम्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारे लर्न हो जाएंगे. ठीक है. 14th है हमारा लाइफ बिलो वाटर. लाइफ बिलो वाटर. 15th है लाइफ ऑन लैंड. 16th है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस. लास्ट एंड 17th है हमारा पार्टनरशिप्स. पार्टनरशिप्स फॉर अचीविंग गोल्स. ठीक, पार्टनरशिप फॉर अचीविंग गोल. अब आपको एक एक समझाते हैं. देखिए, नो पॉवर्टी मतलब गरीबी को हटाना है. अब पूरी तरह से कुछ हटा नहीं सकते, लेकिन हाँ एक मैक्सिमम अमाउंट में पॉवर्टी को हटाना है. ठीक है. सेकेंड हमारा गोल क्या है, जीरो हंगर. जो भूख से लोग परेशान हैं, जो मर रहे हैं भूख से, वो हमारा क्या है, उसको रिड्यूस करना है. ठीक है, तो जीरो हंगर. अब बिल्कुल ही जीरो तो कोई कर नहीं सकता. ठीक है. थर्ड है हमारा गुड हेल्थ एंड वेलबींग. मतलब जो हेल्थ पे फोकस करना चाहिए ताकि सबकी हेल्थ अच्छी रहे. ठीक है, और सब सुरक्षित रहे. फोर्थ, क्वालिटी एजुकेशन. मीन्स एजुकेशन में भी क्या हो, क्वालिटी हो. ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा रहे, क्वालिटी एजुकेशन देनी है सबको. ठीक है. फिफ्थ गोल है जेंडर इक्वालिटी. मीन्स जो हमारा मेल फीमेल और अदर जो जेंडर होता है सब में इक्वालिटी देनी है. ये हमारा फिफ्थ गोल है. सिक्स्थ गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. मतलब सबके पास एटलीस्ट ड्रिंकिंग वाटर तो अच्छा हो ही. मतलब क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ सफाई और वाटर का जो क्लीनिंग है वो होना चाहिए, उसको अचीव करना है. ठीक है. आजकल आप देखते होंगे कि जो गांव एरियाज होते हैं वहाँ पे लोग पीने के लिए पानी बहुत गंदा उनका यूज करते हैं. ठीक है, तो ऐसा पानी नहीं, मतलब सबको पीने के लिए एटलीस्ट तो क्लीन वाटर मिले ही मिले. सेवेंथ गोल है हमारा
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट में सबको क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी मिले, ठीक, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं और बहुत ज्यादा चीप नहीं। 8th है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, डिसेंट वर्क मतलब ऐसा वर्क करना जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है। 9th इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको मेंटेन करके रखना है, मतलब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज भी नहीं लगा देना, एक सफिशिएंट अमाउंट में, क्यों, क्योंकि हमें इकोलॉजिकल बैलेंस भी करना है, इकोलॉजिकल की ग्रोथ भी करनी है, तो इंडस्ट्रीज को इतने अमाउंट में लगाएं कि वो इकोलॉजिकल ग्रोथ को ज्यादा हार्म नहीं करें, तो इंडस्ट्री भी ऐसे लगानी है, इनोवेशन भी इतना ही करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो भी, ठीक है, इतना ही करना है। 10th गोल है हमारा रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है, जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में उसको क्या करना, रिड्यूस करना। 11th है हमारा गोल सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक, और 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, किसी चीज का भी जो कंजम्पशन है और प्रोडक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल करना, मतलब एक अच्छे तरीके से करना, ताकि जो वो किसी और को हार्म भी ना करे और किसी और को ऐसा भी ना हो कि वो उस चीज को ले ही ना पाए, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन, मतलब क्लाइमेट एक्शन में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग ही हो गई, ओजोन लेयर डिप्लीशन ही हो गया, ये सब क्या है, क्लाइमेट के ही एक्शन है, उसको भी एक लेवल पे मेंटेन करना, ठीक है। 14th हमारा लाइफ बिलो वाटर, जो वाटर में लाइफ है वो भी हमारी क्या हो, सस्टेनेबल हो, ये हमारा गोल नंबर 14 है। 15 गोल है जो लाइफ ऑफ लैंड में भी कैसी हो, सस्टेनेबल हो। 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना जो किसको मेंटेन रखे, पीस है और जस्टिस को, ठीक है, कैसे, सस्टेनेबल तरीके से। 17 एंड लास्ट गोल है हमारा पार्टनरशिप फॉर अचीविंग गोल्स, मतलब से डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट पार्टनर्स की पार्टनरशिप जो क्या करे, इन गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करे, ठीक है। तो ये सारे हमारे कौन से हो गए, 17 सस्टेनेबल गोल्स, ठीक, हो सके तो आप ये सारे लर्न कर लीजिए, ये आपके आंसर्स को बहुत इनरिच करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्लाइमेट के लिए हमारे 1992 में एक रियो डी जेनेरियो सबमिट हुआ था, कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, वो कहाँ है, वो की ब्राजील में, ठीक है। तो यहाँ पर सारी कंट्रीज ने एक सबमिट किया था, किस बेसिस पे, क्लाइमेट एक्शन के बेसिस पे, ठीक है, क्यों, सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए। तो 1992 में एक सबमिट हुआ था, ठीक है, क्या एड्रेस किया था उसमें एड्रेस किया था कि जो ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्लाइमेट एक्शंस हो रहे हैं, इनको सब सॉर्ट आउट करने के लिए कंट्रीज ने अपना एक सबमिट किया था, ठीक है। और जो ये सबमिट था अर्थ सबमिट, इसको अर्थ सबमिट 1992 भी कहते हैं, ठीक है, या फिर रियो डे जेनेरियो सबमिट 1992, दोनों में से कुछ भी कहते हैं, ठीक। तो ये इस सबमिट में क्या अचीव हुआ, एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या था, इसमें यही गोल्स थे और इन्हीं गोल्स को और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया था और कहा था कि इन्हीं को अचीव करना है हमें 2030 तक, ठीक है, ये टारगेट था हमारा। सो थैंक यू फॉर ऑल for this session and like, share and subscribe the Divine Word of Education channel. इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके, थैंक यू।